हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 5, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक जरूर देखिएगा। और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये हमारा 10,000 जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कंप्लीटली रवि सर के नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। जीके जीएस का पूरा सिलेबस आपका कवर होगा, साथ ही में जितने भी पीवाईक्यूज है वो सब डिस्कस होंगे। अलोंग विद दैट, कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो वो भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। एंड साथ ही में आपके एग्जाम में 95% से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए दो फीचर्स हैं। पहला तो ये, अगर आपको वीडियोस को फ्री में देखना है तो उसके लिए आपको विजिट करना रहेगा हमारे चैनल दैट इज रवि स्टडी जीके पर। लेकिन अगर आपको वीडियोस के साथ साथ अगर आपको नोट्स, पीडीएफ एंड साथ ही में फ्री अनलिमिटेड टेस्ट चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा जो पेड बैच है, दैट इज जो जीके जीएस का हमारा पेड बैच है, आपको उसमें ज्वाइन होना है। वहां पर आपको सभी वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगी, साथ ही में आपको फ्री में पीडीएफ एंड नोट्स आपको मिलेंगे। जितना मर्जी चाहे आप वहाँ पे अनलिमिटेड टेस्ट को लगा सकते हो। जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उन्हीं का अनलिमिटेड टेस्ट वहाँ पे होगा। साथ ही में बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के आप पूरी वीडियो को वन गो में देख सकते हो। डेली क्लासेस होंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, साथ ही में सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट रहेगा। साथ ही में सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन होगा। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड हैं उन सभी का डिस्कशन होगा। कंटेंट होगा बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, और हाई लेवल जो बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल का पूरा कंटेंट यहाँ पे करवाया जाएगा। और इन सभी फीचर्स को अनलॉक करने के लिए आपको हमारा जो ऐप है दैट इज रवि स्टडी ऐप, आपको उसको विजिट करना है और आपको ये जो पेड बैच है वो वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है भारत में नवपाषाण काल में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जो गड्ढेदार घर है वो मिले हैं, यानी कि जो पिट हाउसेस हैं वो कहाँ पर मिले हैं। तो ध्यान रखना है, वो मिला है बुर्जहोम में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और ये बुर्जहोम कहाँ पर है तो ध्यान रखना है, ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी में। ठीक है, तो न्यूलिथिक एज में यानी कि जो नवपाषाण काल है वहां पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें जो गड्ढेदार घर मिले हैं, यानी कि जो पिट हाउसेस मिले हैं, वो मिले हैं बुर्जहोम में, जो कि आपको जम्मू और कश्मीर की कश्मीर घाटी में स्थित देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वहां पे आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो कैसे यहाँ पे जमीन के अंदर नीचे वो गड्ढा बना के बेसिकली निवास करते थे। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होता था, गड्ढेदार घरों में क्या होता था, वो ठंड से बचने के लिए, आप देखो वो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे ठंड काफी ज्यादा होगी। तो जो सर्दी में ठंड से बचने के लिए बेसिकली वो लोग इसी तरह के घर वहां पे बनाते थे और उनमें निवास करते थे। ठीक है, तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं, बुर्जहोम की, जो कि आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। कौन सी एज है, न्यूलिथिक एज है, और इनको कहते थे हम पिट हाउसेस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, बागोर सभ्यता ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए, बागोर सभ्यता की बात करें तो ये आपको कोठारी नदी पर देखने के लिए मिलेगी, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कोठारी नदी के तट पर आपको बागोर सभ्यता ये देखने के लिए मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बागोर सभ्यता है वो आपको भीलवाड़ा जिले में देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नदी का नाम क्या होगा, नदी का नाम यहाँ पर है दैट इज कोठारी नदी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। तो बंगा सभ्यता की अगर हम बात करें तो ये कालीबंगन सिविलाइजेशन की, तो इसकी खोज करी थी 1951 में किसने, अमलानंद घोष ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 1953 से लेकर 1968 के बीच में ये जो हमारा ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके यहाँ पे निदेशक भी थे। एंड 1951 में इन्होंने कालीबंगन सिविलाइजेशन की यहाँ पे खोज करी थी, दैट इज अमलानंद घोष ने। ठीक है, और हमारी सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो वो हो जाएगी आईवीसी, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड कालीबंगन की बात करें तो ये आपको राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है उसमें जो घग्गर नदी है उसके किनारे आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। राइट, इंपॉर्टेंट है कालीबंगन सभ्यता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जापान की राष्ट्रीय पोशाक जो उनके नेशनल कॉस्ट्यूम है उसको क्या कहते हैं। तो जापान की नेशनल कॉस्ट्यूम को कहा जाता है दैट इज कीमिनो, कीमोनो। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। जापान की राष्ट्रीय पोशाक क्या है, दैट इज कीमोनो। राइट, ये इनका पारंपरिक परिधान होता है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कैंसर शब्द ग्रीक भाषा के कार्सिनोस शब्द से लिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? तो कैंसर वर्ड की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से आया है? कि एक ग्रीक वर्ड है दैट इज कार्सिनोस, जिसका मतलब होता है क्या? दैट इज केकड़ा यानी कि क्रैब। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ग्रीक शब्द कार्सिनोस का अर्थ होता है केकड़ा, और इसी से ही ये शब्द आया है दैट इज कैंसर। और जो प्राचीन यूनानी थे, जो हमारे प्राचीन यूनानी चिकित्सक थे दैट इज हिपोक्रेटस, तो उन्होंने ही इस शब्द का इस्तेमाल घातक ट्यूमर का वर्णन करने के लिए किया था। तो ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना दैट इज ग्रीक वर्ड है कार्सिनोस, इसका मतलब होता है कैकड़ा यानी कि क्रैब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद में, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों और उनकी शक्तियों का उल्लेख है? तो मुख्यमंत्री की शक्ति और उनके कार्यों का उल्लेख ये मिलता है आर्टिकल नंबर 167 में, यानी कि अनुच्छेद नंबर 167 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जो भारतीय संविधान है उसमें जो आर्टिकल है 167 जो की बात करता है मुख्यमंत्री के कर्तव्यों उनका उल्लेख करता है, और इसके अनुसार क्या है कि जो मुख्यमंत्री है उसका कर्तव्य होगा कि वह राज्य के प्रशासन और कानून से संबंधित जो मंत्री परिषद है उनके सभी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को दे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख, जैसे अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पर ये जिम्मेदारी होती है प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री की, वो सभी की सभी जो जानकारी होती है वो किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। बट अगर हम बात करें स्टेट लेवल पर, तो स्टेट लेवल पर ये जानकारी मिलती है किसको? राज्यपाल को, और देता कौन है? मुख्यमंत्री देते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 167 जो है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो 10th अनुसूची अगर हम बात करें तो 10th अनुसूची में क्या आता है? इसमें आता है दल बदल कानून। ठीक है, अनुसूची कितनी है टोटल? हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। ओरिजिनल हमारे पास 8 थी, बट उसके बाद में 9th 10th 11th एंड 12th ये बाद में जोड़ी गई थी। जिसमें 10th की बात करें, इसी में आता है दल बदल कानून। कई बार आपसे डायरेक्टली यही पूछेंगे कि 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो ध्यान रखना है दल बदल कानून का। और अगर हम बात करें भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, इसमें इनके अलावा जो अन्य मामले होते हैं उनमें राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता ये निर्णय करने की शक्ति किसके पास होती है? ये होती है गवर्नर के पास में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लोकायुक्त की संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य था? तो लोकायुक्त की बात अगर हम करें तो उसने सबसे पहले किस स्टेट में इस इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट होता है? तो ये होता है कर्नाटका में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो लोकायुक्त संस्था की स्थापना करने वाला पहला राज्य था यहाँ पे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र ने 1971 के जो महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत में इसकी स्थापना करी थी 1972 में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ द लोकायुक्त सबसे पहले कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था, तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान है? तो महाधिवक्ता की बात करें, यानी कि अगर हम बात करें एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ये मेंशन है आर्टिकल नंबर 165 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो अगर हम बात करें एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया यानी कि राज्य के महाधिवक्ता, तो इसकी नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 165 में उल्लेखित है। और इसकी बात करें एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया की, तो ये राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। ठीक है, जो कि राज्य सरकार को विधिक, जो कि हमारे लॉ के जो भी हमारे मामले होते हैं उन पे सलाह देता है। कौन? दैट इज एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। किसको देता है? ये देता है यहाँ पे बेसिकली राज्य में देता है राज्य सरकार को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, दैट इज आर्टिकल 165। अब जैसे ये होता है स्टेट में, और इन्हीं के जैसे एक होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी, वो होते हैं सेंट्रल लेवल पर। ठीक है, अगर आपसे पूछे सेंट्रल लेवल पर कौन है जो कि कानूनी सलाह देते हैं, वो है यहाँ पे भारत के महान्यायवादी। और अगर आपसे स्टेट लेवल पर पूछे तो वो होते हैं महाधिवक्ता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी स्टेट। ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 165 में है, और जो महान्यायवादी होते हैं वो अनुच्छेद 76 में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फुमडी जिसको तैरते हुए द्वीप भी हम कहते हैं, वो किस झील की एक अनूठी विशेषताएं हैं? तो फुमडीज की अगर हम बात करें वो आपको मिलेंगे कहाँ पे? दैट इज इन द लॉकटक लेक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो जो लॉकटक लेक है, ठीक है, लॉकटक लेक जो कि मणिपुर में है, वहीं पर आपको जो फुमडीज है वो देखने के लिए मिल जाएगी, जिसको हम फ्लोटिंग लेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा,
निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब यानी कि जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है? तो अगर हम बात करें वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो होता है बैरोमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है? तो बैरोमीटर बेसिकली 2 होते हैं, एक तो मर्क्यूरी होता है, एक एंड्रॉइड होता है, ठीक है? तो उसमें आपने ध्यान रखना है कि जो बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं वो मोस्टली हम लोग जो है वो मर्क्यूरी वाला हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो याद रहेगा दैट इज़ बैरोमीटर। आपको ध्यान रखना है वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? तो संघ की कार्यकारी की शक्तियों का उल्लेख आता है आर्टिकल नंबर 53 यानी कि अनुच्छेद नंबर 53 में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 वो संघ की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है, ठीक है? और ये अनुच्छेद प्रावधान करता है कि संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है? और वो उसका प्रयोग सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 53 जो की बात करता है कि संघ की कार्यकारी शक्तियां ये कहाँ पर निहित है, ठीक है? आर्टिकल नंबर 53। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला ये कौन थी? ये हो जाएंगे यहाँ पर कौन? दैट इज सरोजनी नायडू। अब आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे पूछे फर्स्ट इंडियन विमेन, ठीक है? अगर आपसे पूछे खाली वुमेन कौन थी फर्स्ट विमेन, तो यहाँ पे नाम आएगा एनी बेसेंट का। बट अगर आपसे पूछे फर्स्ट इंडियन विमेन, तब आपको नाम ध्यान रखना है किसका? श्रीमती सरोजनी नायडू जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। आईएनसी की बात करें 1885 में फॉर्मेशन होती है। डब्ल्यू सी बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष होते हैं, ठीक है? एंड जब इसकी फॉर्मेशन होती है तब डफरिन जो है वो वायसराय होता है। एंड इसकी फॉर्मेशन कौन करते हैं? एओ ह्यूम का नाम काफी इसमें प्रचलित है, ठीक है? तो ये फर्स्ट अध्यक्ष थे, इन्होंने इसको फाउंडेशन करी थी। डफरिन तब हमारे वायसराय थे इंडिया के। 1885 में इसकी फॉर्मेशन होती है। एंड फर्स्ट विमेन एनी बेसेंट एंड फर्स्ट इंडियन विमेन तो ये थी सरोजनी नायडू। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको आईएनसी से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का एशिया और यूरोप के बीच में उसको सीमा के रूप में मानते हैं? तो एशिया और यूरोप, तो एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट इसके बीच में एक यहाँ पे आती है यूराल माउंटेन। तो उसी को हम एक सीमा के रूप में जानते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो यूराल पर्वत और जो ये है यहाँ पे एशिया और अफ्रीका, इन दोनों के बीच में एक यहाँ पे सीमा को बनाता है। तो ये अगर आपसे पूछे कि यूराल माउंटेन्स किन कॉन्टिनेंट्स के बीच में है या फिर किन कॉन्टिनेंट्स के बीच में एक माउंटेन है जो कि इन दोनों के बीच में एक डिवाइडिंग रेंज का काम करती है, तो आपको यूराल माउंटेन्स का नाम ध्यान रखना है, एशिया और यूरोप का बीच में, राइट? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध ये किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध की बात करें सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बना हुआ है वो है महानदी पर, ठीक है? तो हीरा याद करने की ट्रिक है, हीरा बहुत महान होता है, तो हीरा कहाँ पर है? महानदी पर है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और ये हीराकुंड डैम आपको मिलेगा कहाँ पर? तो हीराकुंड डैम आपको मिलेगा उड़ीसा में, ठीक है? तो उड़ीसा में मिलेगा हीराकुंड डैम जो कि आपको महानदी रिवर पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट वन इज हीराकुंड डैम। और इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में क्या? एक टिहरी डैम जो कि इंडिया का हाईएस्ट डैम है, मतलब सबसे ऊंचा डैम है जो कि टिहरी गढ़वाल जिले में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे बात करें हम हीराकुंड डैम की जो कि आपको महानदी जो है उसके ऊपर देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे ओजोन क्षरण के दीर्घकालिक प्रभावों में शामिल नहीं किया जा सकता। यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि यहाँ पे ओजोन लेवल के जो डिप्लेशन है उसकी इफेक्ट से रिलेटेड नहीं है? तो नहीं है, आपको जरूर ध्यान रखना है। पहला वन है कि स्थलीय पौधों की वृद्धि में कमी होती है, यानी कि रिड्यूस्ड ग्रोथ ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो सही बात है, अगर हमारी ओजोन लेयर है वो डायरेक्टली अगर उसका डिप्लेशन होता है, उसमें जो डायरेक्टली ओजोन हमारे अर्थ पर आती है, तो उस कंडीशन में जो टेरेस्ट्रियल ग्रोथ होती है प्लांट की वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। फिर उसके बाद स्किन कैंसर का खतरा काफी ज्यादा होता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद बात करें इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन इन द ह्यूमन बीइंग, तो ऐसा कुछ है क्या?
ऐसा अभी तक तो हमने नहीं देखा। फिर अगर हम बात करें लोअर प्रोडक्शन ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी जो अगर हम बात करें प्रोडक्शन, उसमें भी कमी आती है। तो जाहिर सी बात है कि जब भी ओजोन का डिप्लेशन होगा तो उसका इफेक्ट हमारे जो अर्थ है उस पर देखने के लिए मिलेगा। उसमें आपके जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है वहां पर भी दिक्कत होगी, साथ ही में जो ऑक्सीजन का लेवल है, सॉरी जो ये स्किन कैंसर है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ऑक्सीजन का जो लेवल है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। बट हाँ, जो एक्वेटिक एनिमल्स है उसकी प्रोडक्शन में जरूर कमी देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, और वही आपसे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राज्यपाल के द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्णय लेता है? ठीक है, तो इसमें आंसर होगा दैट ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल नंबर 201। ठीक है, आर्टिकल नंबर 201 का आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें जो है जो विधेयक है राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए जो विधेयक होते हैं, यानी कि जो बिल होता है, उसमें राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पे क्या लेता है, यहाँ पे निर्णय लेता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल नंबर 201। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाषा की दशकीय वृद्धि दर ये नकारात्मक रही थी, यानी कि इसके बोलने की जो वृद्धि थी वो नकारात्मक रही थी। तो ये रही थी उर्दू की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये हम बात करें एज पर द सेंसस ऑफ 2011, सेंसस होगा 2027 में प्रस्तावित है, बट लास्ट जो सेंसस हुआ था 2011 में हुआ था। हर 10 साल के बाद में होता है, 2021 में ये होना था बट उस टाइम पे नहीं हो पाया। अब ये होगा कब? 2027 में। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग बात करें तो जो उर्दू भाषा है उसके जो बोलने की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो नकारात्मक रही थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि लगभग अगर हम बात करें जितना पहले लोग बोलते थे उससे कम ही लोगों ने बोला था, इसका मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट 1998 में वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर उतरा था? तो किस स्थान पर जो है उतरा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कालीकट। और हाँ, आपको इस क्वेश्चन में एक और चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे उर्दू के साथ साथ जो कोंकणी भाषा है उसमें भी गिरावट देखने के लिए मिली थी, बट ऑप्शन में कोंकणी मेंशन नहीं है, ऑप्शन में सिर्फ उर्दू मेंशन। तो मैंने यहाँ पे उर्दू बताया, बट आपको ध्यान रखना है कि कोंकणी और साथ ही में उर्दू दोनों में ही डिक्लाइन यहाँ पे देखा गया था। ठीक है, एंड अगर हम बात करें जो उर्दू थी उसमें लगभग 1.5% की कमी देखी गई थी, और कोंकणी में भी काफी गिरावट यहाँ पे देखने के लिए आई थी। ठीक है, तो याद रहेगा उर्दू एंड कोंकणी दोनों ही आंसर है, बट ऑप्शन में कोंकणी नहीं है, सिर्फ उर्दू है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको उर्दू बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर था कालीकट, कि जो वास्को डिगामा है वो 1498 में कहाँ पर आया था? ये आया था कालीकट में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और जो समुद्री मार्ग से भारत का जो रास्ता है उसको खोजने का श्रेय भी इन्हीं को यहाँ पे दिया जाता है। तो 20 मई 1498 में जो यूरोप से भारत तक का जो समुद्री मार्ग है उसके थ्रू कौन पहुंचे थे? वास्को डिगामा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, मानव रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं जो जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है? तो व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्लड विच इज कंपोज्ड ऑफ द वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन? तो ये होता है प्लाज्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो प्लाज्मा जो होता है वो होता है जल, लवण और प्रोटीन से बना हुआ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए। फिर निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस है, यानी कि नोबल गैस है? ऑप्शन देखोगे, ओजोन, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। उसमें से जो हीलियम है वो आपकी नोबल गैस है। नोबल गैस का मतलब ये है इसकी जो आउटर शेल होती है ना कंप्लीटली फिल्ड होती है। जैसे कि बात करें हीलियम की तो इसका नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन हीलियम, यानी कि 2 नंबर पर होता है। तो हमें अगर आपने साइंस पढ़ी होगी स्कूल में तो आपको ध्यान होगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं शेल्स में तो उसकी जो ऑर्डर होता है वो 2, 8, 18 ऐसे करके वो आते हैं। ठीक है, तो यानी कि पहली शेल तो कंप्लीटली फिल्ड है, तो जिसकी आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड हो और वो किसी से भी रिएक्शन ना करे वो होते हैं आपके नोबल एलिमेंट्स। एंड उन्हीं में ही हम नोबल गैस की बात करें तो वो आएगा आपका हीलियम। आपकी जो ये वाली रो है दैट इज आपकी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? या सब आपकी यहाँ पे नोबल गैस है। ठीक है, तो इनका आप ऑर्डर भी ध्यान रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। फिर है गोल गुंबद राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहीं से आपको ध्यान रखना है कि गोल गुंबदी किसका मकबरा है? यह राज मोहम्मद आदिल शाह का, राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये किसका एक भाग है? तो गोल गुंबद की बात करें तो ये भाग है किस चीज का? ये मिलेगा आपको बीजापुर का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बीजापुर का ये भाग है एंड ये आपको कहाँ पर मिलेगा? भारत के कर्नाटक राज्य में।
ठीक है। बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में है एंड वहीं पर ही है गोल गुम्बज। 17वीं शताब्दी का ये मकबरा है जो कि आदिल शाह का ये मकबरा है, आपको याद रखना है। और इसकी अगर हम बात करें 2014 में इस इमारत को जो विश्व धरोहर स्थल है उसकी जो यूनेस्को की अस्थायी सूची है उसमें इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति ट्राइनिटी ऑफ द कार्नेटिक म्यूजिक, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये कौन हो जाएंगे? तो जो ट्राइनिटी ऑफ द कार्नेटिक म्यूजिक है तो उसमें नाम याद आएगा, रखना है त्यागराज का, मुथुस्वामी दीक्षितार का और श्यामा शास्त्री का। तो ये तीनों ही कहे जाते हैं ट्राइनिटी ऑफ द कार्नेटिक म्यूजिक, TMS। ठीक है, त्यागराजा, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, न्याय संगत और मानवीय कार्य परिस्थिति सुनिश्चित करने और मातृत्व सहायता प्रदान करने के प्रावधान को भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस एक रूप में शामिल किया गया? यानी कि अगर हम बात करें द प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन, बस इतनी लाइन आपको ध्यान रखनी है, जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर द मैटरनिटी रिलीफ। तो इसके लिए जो हमारे जो राइट्स है वो कहाँ पे मेंशन है? ये है DPSPs में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, और ये आर्टिकल नंबर 42 में कही गई बात है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 42 कहता है जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ द वर्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है नागानंद एक संस्कृत नाटक किस सम्राट को समर्पित है? तो नागानंद की अगर हम बात करें, एक संस्कृत नाटक है और ये यहाँ पे समर्पित है सम्राट हर्ष को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नागानंद काफी फेमस है, एक संस्कृत नाटकों में से एक है, और ये नागाओं को बचाने के लिए विदेदर राजा जिमुत वाहन के आत्म बलिदान की कहानी को बताता है। ठीक है, और ये किसको समर्पित है? राजा हर्ष को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको हमारी कोई भी PDF और ई बुक को परचेज करना है तो उसके लिए हमारी विजिट करना है वेबसाइट को, दैट इज www.ravibucksvideo.com पर। अगर आपको कोई भी बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.ravididipublication.com को। साथ ही में जो मोबाइल एप्लीकेशन है दैट इज रवि स्टडी ऐप, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। साथ ही में डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करने के लिए आप हमें मतलब इसको पढ़ने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि पर। यहाँ पे डेली बेसिस पर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन होता है। साथ ही में अगर आपको कोई भी क्लास हमारी जो रवि स्टडी GK पर, साथ ही में करंट अफेयर्स बाय रवि पर होती है, उन सभी को इंग्लिश मीडियम में देखने के लिए आपको फॉलो करना है रवि दीदी क्लासेस को। आप शुरू करते हैं लेक्चर को, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है किस प्रांत के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने मई 1857 में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ में विद्रोह किया था बेगम हजरत महल ने, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बट ये किसकी पत्नी थी, किस नवाब की पत्नी थी? तो ये हो जाएगी किसकी? दैट इज अवध के नवाब की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जो अवध के नवाब थे उन्हीं की ही पत्नी थी बेगम हजरत महल, और उन्होंने ही लखनऊ में नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसमें, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो जो अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी, तो उनके हितों की सुरक्षा आती है आर्टिकल नंबर 29 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आर्टिकल 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा आती है। ये अनुच्छेद उनको भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या फिर संस्कृति को बनाए रखने और उनको संरक्षित करने का अधिकार यहाँ पर देता है। ठीक है, तो माइनॉरिटी से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है वो आर्टिकल 29 एंड 30, इन दोनों को ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो उनके हितों की सुरक्षा कहाँ पर होगी? आर्टिकल 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित, यानी कि जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी है उसकी बात कौन सा आर्टिकल करता है? ये बात करता है आर्टिकल 51, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बच्चे काफी कंफ्यूज करते हैं 50 एंड 51 में, बट पीस कब मिलेगी? जब आपको 51 रुपए का शगुन मिलेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 51 जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 10 सिस्टम में खुले एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन खुला हुआ है विंडो 10 में और आपको स्विच करना है किसी और में, तो उसके लिए आपको कौन सा की यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा? तब आपको प्रेस करना है ऑल्ट प्लस टैब को। तो कुछ कीज शॉर्टकट्स होते हैं जो आपको याद ही करनी है। अगर आप कंप्यूटर वगैरह फिर लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल करते हो तो इन दैट केस आप इस की का इस्तेमाल करके भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि विंडो 10 सिस्टम में खुले एप्लीकेशन को स्विच करने के लिए आपको ऑल्ट प्लस टैब जो कि बोर्ड शॉर्टकट है उसका इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था और बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहते हैं? तो बुद्ध जी का जो पहला उपदेश था उसको कहा जाता है महा धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है? तो जो बुद्ध का पहला जो उपदेश था, उसको कहते थे धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और बुद्ध जी ने अपना पहला जो उपदेश था वो सारनाथ में दिया था अपने 5 शिष्यों को। तो पहले तो यही ध्यान रखना है कि पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था एंड उसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है? ऐसे याद रख सकते हो कि पहला उपदेश दिया और परिवर्तन हो गया, ठीक है? ऐसे आप याद रखने के लिए रिलेट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है? और इन्होंने जो ये पहला उपदेश था वो उत्तर प्रदेश के जो बनारस शहर के पास सारनाथ गाँव है वहाँ पर दिया था और उसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो गुड़ी पड़वा त्योहार है उसको और किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो गुड़ी पड़वा त्योहार को हम कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हम उसको उगाड़ी उत्सव के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप ध्यान रखिएगा। गुड़ी पड़वा बेसिकली जो महाराष्ट्र वाला रीजन है वहां पे जो नया साल होता है उसको गुड़ी पड़वा कहते हैं। ऐसे ही कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नए साल को कहते हैं उगाड़ी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिकी के जनक ये किसे कहते हैं? यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स होते हैं उनके फादर कौन होते हैं? तो प्लेट टेक्टोनिक्स के जो फादर्स होते हैं उनको कहा जाता है, वो कौन कहे जाते हैं? वो कहे जाते हैं एल्फ्रेड वेगनर। तो एल्फ्रेड वेगनर इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और इन्होंने 1912 में जो प्लेट टेक्टोनिक है उसका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो उसी के बाद में जो प्लेट टेक्टोनिक्स के आधुनिक सिद्धांत की नींव पड़ी थी एंड इसी के बाद में इन्हें जो है प्लेट टेक्टोनिक्स के फादर कहे जाते हैं। और फिर बाद में जो हैरी हेस करके एक पर्सन आते हैं उन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो एक कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे दिया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका ये किसकी होती है? तो संसद और प्रत्येक राज्य के जो विधानमंडल है, उनके सभी चुनाव और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन सभी चुनाव के जो भी मतदाता सूची है, उनको तैयार करने की भूमिका ये होती है चुनाव आयोग के पास में, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तो इसके अगर हम बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कौन है? ज्ञानेश कुमार है, काफी न्यूज में है। एंड अगर हम बात करें अदर इलेक्शन कमिश्नर तो उसमें कौन कौन नाम आएगा? एक आएंगे विवेक जोशी और एक आएंगे कौन? एक का नाम आएगा यहाँ पे सुखबीर सिंह संधू। तो दोनों का नाम भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में जो बजट अधिशेष है यानी कि जो बजट सरप्लस है उसका अर्थ क्या होता है? तो बजट सरप्लस का मतलब होता है बेसिकली कि जब एकत्र राजस्व आवश्यक वैसे अधिक हो, यानी कि रेवेन्यू कलेक्टेड एक्सीड दी रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर। आप सरप्लस में कब रहोगे? जब आपके पास जितनी सैलरी आएगी उतना उसमें से आप कुछ तो अपने पास सेव रखोगे एंड कुछ आप क्या करोगे वहां पे? कुछ आप वहां पे खर्च कर दोगे। बट जब आपके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे हो लेकिन उससे भी ज्यादा आपके पास आपकी कमाई हो, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप समझो कि आपकी कमाई ज्यादा है और आपका खर्चा उससे कम है, तो आप तभी तो आप सेव कर पाओगे ना। तो दैट इज हम कहेंगे सरप्लस में है चीजें, ठीक है? यानी कि बेसिकली जब किसी व्यक्ति या निगम या फिर सरकार के राजस्व में उसके व्यय से अधिक, मतलब उसके खर्चे से अधिक उसके पास पैसा हो, ठीक है, तब उसको कहेंगे हम बजट सरप्लस, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु ऑल आर इंक्लूडेड इन दी इंडियन पार्लियामेंट। तो भारत की संसद में कौन कौन शामिल होता है? तो संसद में शामिल होते, सॉरी, पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल होता है? तो पार्लियामेंट में शामिल होता है कौन कौन? दैट इज, इसमें एक तो नाम आएगा आपका राष्ट्रपति का, एक आएगा लोकसभा और एक आएंगे राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा ये तीनों ही आते हैं किस चीज में? दैट इज इन दी हमारी पार्लियामेंट यानी कि संसद में, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और मैंने ये ट्रिक भी आपको बताई थी दैट इज सरला की, जिसमें आपको से ध्यान रखना है 79 दैट इज संसद, रे से आपको राज्यसभा यानी कि 80 आर्टिकल और ले से आपको लोकसभा यानी कि आर्टिकल 81, ठीक है? तो 79, 80, 81 दैट इज सरला, इसमें संसद, सॉरी ये राज्यपाल और लोकसभा ये भी ध्यान रखना है, ठीक है? और पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल है? यह है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में तेज और अधिक समावेशी शिक्षा की मुख्य नारा इस्तेमाल किया गया था? यानी कि मेन स्लोगन था टुवर्ड फोस्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, इसका इस्तेमाल किया गया था। तो इसका इस्तेमाल हुआ था 11वीं
पंचवर्षीय योजना में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि बात करती है तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर, इस नारे का इस्तेमाल किया गया था। और ये जो 11वीं अनुसूची थी 2007 से लेकर 2012 के बीच में थी। ठीक है, और कुल मिला के यहाँ पे 12 ही हमारी पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद में इसको खत्म करके नीति आयोग यहाँ पे आ गया था, यानी कि प्लानिंग कमीशन था, फिर बाद में हमारा नीति आयोग आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन कि किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए पिंड पर, चाहे वह पूर्णतः या फिर आंशिक डूबा हो, उस पर उसमें ऊपर की ओर लगाया गया उत्प्लवन बल, यानी कि जो आपका बॉयंट फोर्स होता है, ठीक है, उस द्रव भार के बराबर होता है। तो ये जिसे पिंड विस्थापित करता है, तो ये कौन सा, मतलब एक तरीके से यहाँ पे थ्योरी या फिर आप कह सकते हो स्टेटमेंट है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो पूरा प्रिंसिपल है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, जो कि बात करता है कि किसी भी तरल में, किसी भी, अगर हम बात करें फ्लूइड में, कोई भी बॉडी अगर वो फुल्ली या फिर पार्शली इमर्स्ड होती है, तो जितना भी वो वेट डिस्प्लेस करती है, वो डिस्प्लेस वेट उसकी भार के बराबर होता है। तो ये बात करता है कौन सा प्रिंसिपल, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर है, कौन सी नदी घाटी विश्व में सबसे अधिक आबादी वाली है? तो नदी घाटी, यानी कि अगर हम बात करें रिवर बेसिन, तो सबसे बड़ा रिवर बेसिन किसका होगा? जो सबसे बड़ी नदी होगी। एंड सबसे बड़ी नदी इंडिया में कौन सी है? तो वो है आपकी गंगा। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखनी है। बट आपको एक कैच यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा होगा कि वहां पे कितनी बड़ी रिवर बेसिन होगा। ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं जिनका नदी बेसिन बहुत बड़ा होगा, लाइक अगर हम अमेजन की बात करें, नील रिवर की बात करें। बट यहाँ पे बात हुई है मोस्ट पॉपुलेटेड, तो मोस्ट पॉपुलेटेड में आएगी कौन सी? दैट इज गंगा। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पढ़ना है ध्यान से कि वहां पे बात हुई मोस्ट पॉपुलेटेड की। तो मोस्ट पॉपुलेटेड कौन सी है? दैट इज गंगा रिवर का जो रिवर बेसिन है, वो सबसे अधिक आबादी वाला रिवर बेसिन है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि उत्तराखंड से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सबसे गुजरती हुई ये जाती है। तो आसपास में बहुत ही क्राउडेड प्लेस है, बहुत ही पॉपुलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट भारत के किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार को मनाते हैं? तो सरहुल त्योहार को कौन से जो है राज्य के लोग यहाँ पे मनाते हैं? तो झारखंड निवासी जो है वो झारखंड राज्य के जो आदिवासी लोग हैं वो यहाँ पे सरहुल त्योहार को मनाते हैं। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। ठीक है, दैट इज झारखंड जो मनाता है सरहुल त्योहार को। सरहुल का अर्थ होता है पेड़ों की पूजा, तो यहाँ पे पेड़ों की पूजा की जाती है। और ये जो झारखंड के जो मुंडा, उरांव और ये हो जनजाति है, वो इस त्योहार को यहाँ पे नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, भारत में निम्न में से कौन सा स्थान तांबे के खदानों के लिए काफी प्रसिद्ध है? तो कॉपर माइंस के लिए जो फेमस है दैट इज वो होगा खेतड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो खेतड़ी जो है राजस्थान में काफी फेमस है फॉर दी कॉपर माइंस। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के संबंध में संबंधित है? तो ये कौन सा आएगा? तो है आर्टिकल नंबर 49। तो 51 मैंने पीस से रिलेट किया है, दैट इज इंटरनेशनल पीस। ठीक है, 51 का शगुन मिलेगा तभी आपको पीस मिलेगी। और 49 को ध्यान रखना है किस चीज से? दैट इज जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो प्लेसेस होते हैं, उन सभी की प्रोटेक्शन को लेकर। ठीक है, तो 49 आपको इसमें ध्यान रखना है। सभी आपके डीपीएसपीज हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आपके आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में, और ये आपका मेंशन है 49 में। पार्ट यहाँ पर आएगा कौन सा? दैट इज फोर्थ पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एशिया में स्थित नहीं है? तो एशिया में आपको कौन कौन से बंदरगाह मिलेंगे आउट ऑफ दीज ऑप्शन? तो ओसाका भी मिलेगा, संघाई भी मिलेगा, सिंगापुर भी मिलेगा, बट आपको रोटरडैम यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसलिए रोटरडैम आपको ध्यान रखना है, ये आपका एशिया में नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और रोटरडैम बेसिकली आपको जो ये यूरोप है वहां पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी? तो ये कौन है? तो ये यहाँ पर हो जाएंगे कौन? दैट इज राजा राम मोहन राय, काफी फेमस एक बहुत ही सोशल रिफॉर्मर ये रहे हैं। ठीक है, और इन्हें ब्रह्म समाज के के रूप में भी इन्होंने काम यहाँ पर किया है। और 1828 में भारतीय समाज सुधारक राम मोहन राय ने इनकी काफी मदद की थी इसके स्टैब्लिशमेंट में। ठीक है, और जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय थे उन्होंने इन्हें राजा की उपाधि भी यहाँ पर दी थी। और इन्हें बंगाल के पुनर्जागरण और कई बार भारत के पुनर्जागरण, इन सब नामों से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा राजा राम मोहन राय।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वित्तीय विवरण यानी कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं बजट, तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो बजट आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 112 में यानी कि 112 में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल नंबर 112। फिर है भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में किस वंश के राजा धंगदेव के द्वारा किया गया था? तो ये यहाँ पर क्या था, किसने? ध्यान रखना है आपको, चंदेल राजवंश के जो शासक थे उनके द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। 999 ईस्वी में इसकी स्थापना यहाँ पर होती है कंदरिया महादेव मंदिर की, जो कि भगवान शिव जी को समर्पित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के उच्च न्यायालयों से संबंधित है, यानी कि जो हाई कोर्ट्स हैं आपके स्टेट्स की उनसे संबंधित है? तो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, सुप्रीम कोर्ट के लिए 124 याद रखना है, 1 को बस रिप्लेस करना है, हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स 214 एंड देन हाई कोर्ट्स किस चीज के लिए? यूटीज के लिए, यानी कि यूनियन टेरिटरीज के लिए, तो उसमें 241। तो 1244 फॉर एससी, 2144 फॉर एचसी एंड 241 इज फॉर हाई कोर्ट फॉर यूटीज। तो इसका आंसर क्या होगा? 214, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, मंदिर वास्तुकला की वह शैली जो कि आपके नॉर्दर्न इंडिया में फेमस है उसको क्या कहते हैं? नागर हम कहते हैं। तो नागर दैट इज नदन यानी कि उत्तरी भारत। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों के पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात है? अब यहाँ पे सेक्स रेशो की बात हुई है कि 1000 मेल्स पर यहाँ पे 1084 क्या थी? फीमेल्स थी। अब ये तो 2011 का सेंसस है, अब आगे क्या होगा वो हम आगे देखेंगे, 2027 के बाद देखेंगे। बट अभी आपको ध्यान रखना है, ये बात कर रहे हैं हम किस चीज की? दैट इज केरला की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, निबल के संदर्भ में IPv4 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? तो आपको ध्यान रखना है इसकी लंबाई होती है 8 निबल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, पंडित भीमसेन जोशी जिन्हें 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, वो ख्याल गायन शैली है उसके काफी लोकप्रिय एक व्यक्ति माने जाते हैं। तो ये किस घराने से संबंधित थे? तो बात करें पंडित भीमसेन जोशी की, जो कि ख्याल गायन शैली से संबंधित है और 2009 में इनको मिला है भारत रत्न, और ये बिलोंग करते हैं कौन से घराने से? दैट इज किराना घराने से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। किसी क्वेश्चंस में कोई क्वेरी हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेरी को वहाँ पे एड्रेस कर लूंगी। अब टेस्ट के कुछ क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताने हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि बागोर सभ्यता ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर आपने बताना है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों और शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर भी आपको बताना है, आर्टिकल कौन सा है। फिर है हीराकुंड बांध ये किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। मैं अगेन आप लोगों को बोल रही हूँ, आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी पार्ट की किसी भी वीडियोस में, तो आपने बस कमेंट करना है मुझे, और उसके बाद क्या होगा, उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लूंगी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपका कुछ क्वेश्चन छूटेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन कोई कॉन्सेप्ट, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस क्वेश्चन को अगली वीडियो में आपको समझा दूंगी। ठीक है, इसके अलावा डेली करंट अफेयर की क्लासेस होती है हमारी करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। डेली बेसिस पर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। साथ ही में जो हमारी बुक की वेबसाइट है जिसका नाम है www.ravyaditipublication.com, आप इसको विजिट कर सकते हो। हमारी जो भी बुक्स अवेलेबल है आप इनको प्रिंटेड फॉर्मेट में मंगवा सकते हो अपनी होम एड्रेस पर, तो इसके लिए आपको विजिट करना रहेगा इस वेबसाइट पर। इसके अलावा बात करें हमारी जो PDF नोट्स की वेबसाइट है दैट इज www.ravibookspeeder.com, आप इसको भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सभी वीडियोस जो है वो सभी जो PDF है वो आपको मिल जाएंगी, तो आप इनको भी परचेज कर सकते हो। साथ ही में जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है दैट इज
रवि स्टडी ऐप, तो आप इसको भी देख सकते हो। आपको सभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर मिलेंगी, जैसे कि बात करें विजेता बैच जिसमें जीके एंड जीएस सीए का पूरा बैच आपको मिलेगा। साथ ही में करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज भी है, जीएस के नोट्स भी हैं, ई बुक्स भी हैं। 25,000 प्लस क्वेश्चंस का जीएस टेस्ट भी मिलेगा आपको। फ्री पीडीएफ एंड टेस्ट भी मिलेंगी। करंट अफेयर के नोट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं एंड साथ ही में जो भी क्लासेस हमारे यूट्यूब पर होती हैं उन सभी के नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही में इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज रवि स्टडी जीके पर। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।